हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे दृश्य गोले दर्पण के अंदर आप दृश्य क्षेत्र कैसे बनाओगे। गोलीय दर्पण में दृश्य क्षेत्र, गोलीय दर्पण में दृश्य क्षेत्र। देखिए आपने प्लेन मिरर था ये, इसमें आपने कैसे बनाया था दृश्य, याद करो। ये ऑब्जेक्ट था और इसकी एक इमेज यहाँ बन गई थी, तो आपने क्या कहा था, एक रे यहाँ भेजी और इसको आपने यहाँ भेजा, एक रे यहाँ गई, इसको आपने यहाँ भेजा, तो ये आपका फील्ड ऑफ व्यू, ये बना था आपका दृश्य क्षेत्र। तो ये प्लेन मिरर के लिए था, समतल दर्पण के लिए था, और आपने इसमें कैलकुलेशन भी की थी। तो ऐसे यदि गोलीय दर्पण में आ जाए कभी कभार तो ये कोई खास बात नहीं है, यह आपका कॉनकेव मिरर, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर यानी कि उत्तल दर्पण, ये आपका ऑब्जेक्ट है और यहाँ कहीं मान लेते हैं इसकी इमेज बन जाती है। तो दृश्य क्षेत्र क्या होगा, एक किरण यहाँ भेजोगे पलट के, ये ऐसे जाएगी इस कोने पर, एक किरण इस कोने पर भेजो, ये ऐसे आ जाएगी, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। ये हो गया आपका फील्ड ऑफ व्यू, ये हो जाएगा आपका फील्ड ऑफ व्यू। इमेज को देखने के लिए, किसको देखने के लिए, इमेज को देखने के लिए। इसलिए आप बाकी कैलकुलेशन है, अगर ये बहुत छोटा है आपका तो यहाँ पर आप सिमिलर ट्रायंगल वायंगल लगाकर वापस से आप फील्ड ऑफ व्यू की कैलकुलेशन आराम से कर सकते हैं। ठीक, थोड़ा सा गोलीय दर्पण में नंबर ऑफ इमेज हम पहले भी देख चुके हैं। एक आध क्वेश्चन पे एक और चीज आया था, गोलीय दर्पण में नंबर ऑफ इमेजेज मतलब प्रतिबिंबों की संख्या। एक चीज और देखते हैं, गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब की संख्या। थोड़ा सा और ये एक पॉइंट और रह गया, थोड़ा सा इस तरह समझिए इस पॉइंट को आप, क्या बचा हुआ पॉइंट है ये। मान लो एक मिरर आपका ये है, एक आध बार क्वेश्चन आया वो इसलिए कराना पड़ रहा है, और ये हो गया आपका प्लेन मिरर है और ये, और यहां पर आपने ऑब्जेक्ट रखा। बताओ बच्चों कितनी इमेज बनेगी, 2 या 3 या 1? यहाँ पर 2 इमेज बनी, कैसे, एक रे यूं जाएगी पलट के यूं निकल जाएगी, इसकी एक इमेज यहाँ बन जाएगी, एक रे यहाँ आएगी ये ऐसे चली जाएगी, इसकी एक इमेज यहाँ बन जाएगी। ओके, अब ये वाली रे ना तो इस पर गिर सकती है और ये वाली रे ना इस पर गिर सकती है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो कितनी इमेज बनेगी, 2। ठीक है, याद रखेंगे इसको आप। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आती है प्रकाश की तीव्रता। प्रकाश की तीव्रता, इस पर थोड़ा सा ध्यान देने की हमें जरूरत है। इंपॉर्टेंट चीज है, अच्छे समझोगे समझ में आ जाएगा, ध्यान लगाना पड़ेगा आप। ठीक है, तो सबसे पहले मैं तीव्रता की बात करता हूँ कि तीव्रता क्या होती है। इसे बोलते हैं, अपन बोलते हैं इंटेंसिटी। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, इंटेंसिटी बोलते हैं। ओके, इसे बोलते हैं हम लोग इंटेंसिटी। इसे हम आई से बताते हैं, किससे बताते हैं हम इसको, आई से बताते हैं। तो इंटेंसिटी क्या होती है पहले ये समझेंगे हम लोग, फिर इंटेंसिटी किस तरह से चेंजेज होती है उसके बारे में हम समझेंगे। तीव्रता की बात करते हैं, इसके पहले एक बात करता हूं पावर की। किसकी बात करता हूं, पावर, शक्ति को आप जानते ही होंगे, पावर। या मैं बात करूं आपसे शक्ति की,
ओके, इसको हम P से बताते हैं। किससे बताते हैं इसको अपन? P से बताते हैं। ठीक है, अब देखिए शक्ति क्या होती है, पावर क्या होती है, ध्यान देना आप। जैसे आपने शक्ति की यूनिट क्या होती है पहले देखते हैं। ये होती है वाट। क्या होती है बच्चों? वाट। और ये होती है जूल पर सेकंड। सबको मालूम होगी, जूल पर सेकंड। ठीक है एकदम से। अब जैसे मैं आपसे बात करता हूँ, कोई भी लाइट का सोर्स है आपका, जैसे बल्ब है। क्या है प्यारे बच्चों? बल्ब। बल्ब एक सोर्स ऑफ लाइट है। ठीक है, मतलब सोर्स ऑफ लाइट का सन नहीं, आपने प्लग लगाया हो बल्ब चालू हो गया वो। ठीक है, तो बल्ब आपका एक सोर्स ऑफ लाइट हो। अब आप बाजार में जाते हो तो एक जो बल्ब है आप क्या बोलते हो वहाँ पर जाकर? 60 वाट मतलब 60 वाट का बल्ब देना। आप बोलते हो वहाँ पर जाकर 100 वाट का बल्ब देना। आप बोलते हो वहाँ पर 1000 वाट का बल्ब देना। तो 60 वाट का बल्ब मतलब क्या हुआ? 60 वाट का बल्ब मतलब हर सेकंड उससे 60 जूल एनर्जी निकल रही है। जैसे मैं बात करता हूँ यहाँ पर 40 वाट, 40 वाट है। 40 वाट का मतलब क्या हुआ? 40 जूल ऊर्जा प्रति सेकंड निकल रही है, निकल रही है। 40 जूल ऊर्जा प्रति सेकंड निकल रही है। किससे? अगर मान लो सोर्स जो भी, अगर बल्ब है तो किससे निकलेगी? बल्ब से निकलेगी। ठीक है, ये समझ में आ गया हमें। ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई। तो अब इसको आगे कैसे समझेंगे? जैसे मान लो एक छोटा सा सोर्स है, ये बल्ब है 40 वाट का है प्यारे बच्चों। कितने का है ये? 40 वाट का है। ओके, चलो इसको थोड़ा सा मैं येलो कर देता हूँ। क्या करता हूँ मैं? येलो कर देता। येलो कर दिया। अच्छा, ये बिंदु स्रोत मानते हैं हम इसको। क्या मानते हैं हम इसको? बिंदु स्रोत। क्या मानते हैं प्यारे बच्चों? बिंदु स्रोत। ठीक, अब आप मुझे बताइए इस बिंदु स्रोत से जो एनर्जी फैल रही है वो कितने एरिया में फैल रही है? क्या चारों तरफ जा रही है? बिल्कुल जा रही है। चारों तरफ एनर्जी फैल रही है। डन एकदम से। मतलब सॉरी एक स्फेयर में एनर्जी फैल रही है। कितने फैल रही होगी? एक स्फेरिकल सरफेस मतलब गोलाकार आकृति में एनर्जी फैल रही होगी। जैसे एक फुटबॉल है और फुटबॉल के सेंटर पर, केंद्र पर आपने बल्ब रख दिया तो सारी एनर्जी फुटबॉल के क्षेत्रफल पर फैल रही होगी। एकदम डन हो गया। तो देखो, अगर मैं यहाँ पर एक स्फेयर बना लूँ ऐसे, ये मैंने एक स्फेयर बना लिया। ओके, ये गोलाकार आकृति। क्या है बच्चों? ये गोलाकार है, वृत्त नहीं है, वृत्त नहीं है, गोलाकार। ओके, गोल। ठीक, क्लोज सरफेस, बंद लूप है, बंद गोलाकार सतह बोलते हैं, गोलाकार बंद सतह है। अब आपकी जो एनर्जी गिर रही होगी प्यारे बच्चों, क्या वो ऐसे पूरे एरिया पर गिर रही होगी? यस सर, पूरे एरिया पर गिर रही है। तो बताइए इस एरिया पर एनर्जी कितनी गिर रही है? आप कहोगे सर 40 वोल्ट, 40 जूल एनर्जी गिर रही है प्रति सेकंड। इस एरिया पर 40 जूल एनर्जी गिर रही है। ठीक, ओके। अब मैं बात करता हूं, मैंने एक और बड़ा स्पेयर ले लिया। सॉरी, एक और मैंने बड़ा स्पेयर है कि रेडियस R1, ये रेडियस R2। डन बच्चों यार। अब मैंने एक और बड़ा सरफेस एरिया ले लिया। अब मुझे बताइए आप इस सतह पर कितनी एनर्जी प्रति सेकंड गिर रही है? फिर कहोगे सर 40 जूल ही, क्योंकि इससे पर सेकंड 40 जूल एनर्जी निकल रही, तो इस सतह पर भी 40 जूल निकल रही होगी और इस सतह पर भी 40 जूल निकल रही होगी। डन। अब मैं आपसे कहता हूं कि इस पूरे एरिया में 40 जूल एनर्जी, तो यहाँ पर यूनिट एरिया में एनर्जी कितनी होगी? और यहाँ पूछता हूँ मैं, P पॉइंट है, ये Q पॉइंट, P मत लो, इसको A ले लो आप, और क्योंकि P फॉर पावर है, और इसको आप B ले लो। तो बताइए A पर और B पर ग्लो मतलब चमक कहाँ पर ज़्यादा होगी, कहाँ पर ज़्यादा एनर्जी आपको दिखाई देगी? तो आप तुरंत बोल देंगे सर A पर एनर्जी ज़्यादा दिखाई देगी और B पर कम दिखाई देगी, यही बोलेंगे। अब A पर एनर्जी आपको ज़्यादा दिखाई दे रही है और B पर एनर्जी आपको कम दिखाई दे रही है, इसका मतलब एनर्जी जो है
तो यहाँ से आ रही है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या है वो? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। किसके? इस सरफेस एरिया के। तो आपने क्या कहा, जो आपकी इंटेंसिटी आएगी वो आएगी पावर अपॉन, अब ये जो एनर्जी 40 जूल प्रति सेकंड गिर रही है पूरे एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, तो अपन पर यूनिट एरिया निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी? I = P अपॉन A। ये आपकी तीव्रता हो जाएगी। इसे लिखोगे I = P अपॉन A कितना? 4πr² हो जाएगी। आप देख सकते हैं ये तीव्रता की परिभाषा है, जो कि कितनी होगी? पावर अपॉन एरिया। और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों? इसकी हो जाएगी वॉट पर मीटर स्क्वायर या जूल पर सेकेंड मीटर स्क्वायर। याद रखें, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब आगे देखिए, अब जैसे आपने कहा कि सर ए पर तीव्रता ज़्यादा है बी पर, तो आपको साफ साफ दिखाई दे रही होगी ए पर तीव्रता ज़्यादा होगी और बी पर कम होगी। कैसे सर? देखिए सर, I = 1 अपॉन r²। तो सर IA अपॉन IB बराबर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? RB² अपॉन RB के लिए अपन R2 काम में लिया है, R1²। अब आप देखिए कौन बड़ा कौन छोटा? 2 बड़ा 1 छोटा, तो ये ग्रेटर देन 1 आएगा, तो IA > IB। इस प्रकार A पर तीव्रता B से ज़्यादा हो जाएगी। तो ये एक मैंने बात बताई आपको, यहाँ पर प्रकाश की तीव्रता किस प्रकार से निकाली जाती है, इसे आप भी आराम से निकाल सकते हैं। ठीक, अब थोड़ा सा अपने काम में आता है इसके अंदर, इसलिए अपन इतना पढ़ते हैं इसको। अब इसके बाद अपन अपने गोलीय दर्पण के अंदर किस प्रकार से ये काम में आएगा, समतल दर्पण में किस प्रकार से काम में आएगा, हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अब सिंपल सा एक एग्जाम्पल के साथ ही अपन काम करेंगे, है ना भाई प्यारे बच्चों। और बहुत ध्यान से समझना है, पूरा दिमाग लगाना है इसके अंदर, पूरा दिमाग लगाना है। एक छोटा सा क्वेश्चन है, यहाँ पर एक स्क्रीन है बच्चों, स्क्रीन मतलब पर्दा, और यहाँ से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक सोर्स रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? सोर्स मतलब स्रोत रखा हुआ है, प्रकाश का स्रोत। ठीक, और ये कहा गया है कि इस स्रोत की वजह से इस पॉइंट P पर, इस पॉइंट P मान लो चाहे इस पॉइंट A पर जो तीव्रता है वो I है। क्या है? I है, स्रोत की वजह से A पर। यहाँ लिख देता हूं मैं आपको, स्रोत की वजह से या स्रोत के कारण, स्रोत के कारण A पर तीव्रता I है। स्रोत के कारण A पर तीव्रता I है। ठीक, स्रोत के कारण A पर तीव्रता I है। आ गई आई? ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब क्वेश्चन में आगे क्या दिया हुआ है कि यहां पर एक आपने इस अवतल दर्पण लगा दिया 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, उसका फोकस भी कितना है? 10 सेंटीमीटर। ठीक, लगा दिया आपने। अब आप बताइए क्या होगा, इससे डायरेक्ट तीव्रता यहां पर आई आ रही थी। ओके, ऐसा दिया हुआ है। इस स्रोत को, इस अवतल दर्पण को लगाने से क्या हुआ कि यहां पर तीव्रता बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी, क्योंकि पहले तो प्रकाश क्यों यहां से यहां जा रहा था, अब प्रकाश यहां से रिफ्लेक्ट होकर वापस यहां पर भी आएगा। सुनना ध्यान से, प्रकाश यहां से यहां गया और रिफ्लेक्ट होकर यहां पर आ गया, मतलब परावर्तित होकर यहां पर आ गया, मतलब यहां की तीव्रता बढ़ जाती है। तो अवतल दर्पण लगाने पर कितनी तीव्रता हो जाएगी A पर, ये क्वेश्चन है। अवतल दर्पण लगाने पर A पर तीव्रता कितनी हो जाएगी? ठीक प्यारे बच्चों, तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन हो गया है, शानदार क्वेश्चन हो गया है। ये समझना है हमें पूरी बुद्धि के साथ में, जितनी बुद्धि है हमारी उसके साथ में समझना है। तो सबसे पहले तो यार अपन एक काम करते हैं, इसका पावर निकाल लेते हैं। पावर कितना है स्रोत का, निकालें। क्या आएगा बताओ?
यहाँ पर तीव्रता कितनी है, आई है, तो आई बराबर कितना हो गया, पावर अपॉन एरिया। एरिया कितना, कौन सा एरिया, कौन सा वाला एरिया। अब इस सोर्स से ये रेडियस कितनी हो गई, 10। इससे अगर मैं एक सर्कल बनाऊंगा ऐसे करके। प्यारे बच्चों, बहुत बहुत शुक्रिया दिल से आप सभी लोगों का, जो आप लोगों का इतना प्यार मिला, आप लोगों के इतने व्यूज़, इतने सारे लाइक्स, इतने सारे कमेंट्स मिले। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, प्लीज़ वहाँ जा कर के अपना एनरोलमेंट ज़रूर सुनिश्चित करें। और प्यारे बच्चों, इसके अलावा यदि आप डाउट्स का बेनिफिट उठाना चाहते हैं, आप स्टडी मटेरियल का बेनिफिट उठाना चाहते हैं, तो मोशन के प्रीमियम कोर्स को ज्वाइन करें। ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। आप ध्यान दें, ऐसे करके एक सर्कल बनाऊंगा, गोलाकार सतह है, तो उसका एरिया कितना हो जाएगा, 4π10 का होल स्क्वायर। तो पावर कितना आ जाएगा, I इंटू 4π10 का होल स्क्वायर। क्या ये पावर आ गई आपकी यहाँ पर। तो एक छोटी सी बात मैंने यहाँ पर कर ली, ठीक। ओके प्यारे बच्चों, अब मैं एक बात बताता हूँ आपको। देखो यहाँ पर तीव्रता कितनी होगी सर, यहाँ पर भी उतनी होगी, आई होगी, क्योंकि अगर सर यहाँ पर आई है तो यहाँ पर भी तीव्रता आई ही होगी सर, ये बदलेगी नहीं। क्यों, आप देख रहे हो आराम से, यहाँ पर पावर निकालोगे तो वही सेम आ जाएगी, क्योंकि ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 है, पूरा गोला। ऐसे अगर मान लो आप यहाँ बनाते हो, ये सोर्स होता है, ये 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, यहाँ तीव्रता आई तो यहाँ भी तो आई होगी भैया, हो गया नहीं होगी, होगी। तो सर यहाँ भी तीव्रता कितनी हो गई, आई हो गई सर, क्लियर बात। लेकिन अब जब ये तीव्रता आई है, मतलब यहाँ पर जो एनर्जी गिर रही है प्रतिशत कितनी गिर रही है, जो भी गिर रही होगी, अभी तीव्रता अभी वो निकाल लेंगे हम। अब मेरी बात सुनिए, यहाँ से एक रे गई, अब आप जानते हो ये फोकस पर है, तो ये रे सीधी यहाँ चली जाएगी, और ये रे यहाँ से आई तो ये रे सीधी यहाँ पर चली जाएगी। इसमें तो आपको अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एकदम स्पष्ट बात है स्पष्ट बात, यस। अब देखिए, अब यहाँ पर ये रेडियस आर है, तो ये भी कितना हो गया आर, तो ये भी कितना हो जाएगा आर, तो ये भी कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों आर, ठीक। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। कैसा, अब ये इस एरिया पर कितनी एनर्जी गिर रही होगी बताओ, एनर्जी प्रति सेकंड। यहां पर एक चक्की टाइप मानो, बताइए इस एरिया पर यहां पर कितनी एनर्जी प्रति सेकंड गिर रही होगी। तो एनर्जी, ऊर्जा प्रति सेकंड कितने एरिया में, पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल में। तो कितनी एनर्जी गिर रही है भैया, फटाफट बता दो। एनर्जी प्रति सेकंड, वही आपकी क्या हो गई, पावर। तो यहां पर एनर्जी जो गिर रही, सॉरी एनर्जी प्रति सेकंड कितनी गिर रही है एरिया में, बताओ। एनर्जी आई है, एरिया इतना है, अगर मैं तीव्रता को इसके एरिया से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या यहां पर गिरने वाली एनर्जी आ गई प्रति सेकंड। अरे पावर आई इंटू ए हो जाएगा, नहीं समझे। अरे पी आई बराबर पी बाई ए, तो पी बराबर आई इंटू ए, ओके। तो एनर्जी, अब ये पूरी की पूरी एनर्जी कहां जा रही है, यहां पर जा रही है। बहुत बढ़िया, मजा आ गया अपने को। क्या मजा आ गया कि सर पूरी की पूरी एनर्जी यहां पर जा रही है, ये सारी एनर्जी कितने एरिया में आ गई। तो यहां पर जो एनर्जी गिर रही है, ऊर्जा प्रति सेकंड, कितनी एनर्जी गिर रही है, गिर रही है आई इंटू पाई आर स्क्वायर गिर रही है, ठीक है। तो यहां पर तीव्रता कितनी हो जाएगी, तीव्रता हो जाएगी सर पावर अपॉन यहाँ का एरिया, यहाँ का एरिया, यहाँ का एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर, और ये पी कितना है आई इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर स्क्वायर। इससे ये जाएगा तो तीव्रता कितनी हो जाएगी, आई ही हो जाएगी। इसे मैं आइडेस करता हूँ, सॉरी, ओके। तो क्या मतलब सीखे इससे आप कि जो पहले ये सोर्स था और केवल पर्दा था,
तो तीव्रता आई थी, ये लगाने पर जब ये एनर्जी यहाँ से जाकर वापस यहाँ पर आई तो तीव्रता आई और हो गई। तो ए बिंदु पर तीव्रता कितनी हो गई, आई पहले से ही थी, आई डैश नहीं आई, आई प्लस आई डैश कितनी हो गई आपकी, आई प्लस आई यानी कि 2i। ये वाला आंसर आएगा आपका। कई बच्चों को समझ में आया होगा ये, मेरे ख्याल सही बच्चों को समझ में आ गया। बिल्कुल आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है मैंने यहाँ पर। ओके, अच्छा, कई बच्चे कहेंगे डिस्टेंस अलग अलग ले लो तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा मामला। ठीक, तो थोड़ा अपन डिस्टेंस को अलग अलग लेकर इस क्वेश्चन को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन तो वही रहेगा, सेम ही रहेगा, बस थोड़ा डिस्टेंस को चेंज करते हैं और फिर देखते हैं, देखें इसमें माजरा क्या बैठता है। ठीक, डन बच्चों। फिर वापस से अपन एक क्वेश्चन और लेते हैं जो अभी लिया था अपन ने, उसी तरह का क्वेश्चन वापस लेता हूँ। अब मैं डिस्टेंसेज चेंज करूँगा, अब मैं डिस्टेंसेज चेंज करूँगा, दूरी चेंज करूँगा। देखिए वही स्रोत के कारण ए पर तीव्रता, मान लो आपने ये एक पर्दा ले लिया और ये आपका यहाँ पर स्रोत है और ये है 20 सेंटीमीटर। प्यारे बच्चों कितनी है ये, 20 सेंटीमीटर। ठीक, ये पॉइंट ए है और इस पॉइंट में तीव्रता कितनी है आपकी आई, सॉरी कितनी हो गई, आई। अब देखिए आपने यहाँ पर एक अवतल दर्पण बना दिया और अवतल दर्पण की जो दूरी है वो 10 सेंटीमीटर है। कितना है वो, 10 सेंटीमीटर। आपको लग रहा होगा अब दूरी अलग अलग हो गई, ये अलग और ये अलग। इसका फोकस दिया अपन ने यहाँ पर 10 सेंटीमीटर। डन एकदम से। बताइए ए पर तीव्रता बढ़ेगी या घटेगी, ऑब्वियसली बढ़ेगी सर। पहले तो डायरेक्ट ही आ रही थी, अब यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पर वापस आ रही है। ओके ओके, ये हो गया आपका स्रोत। अब आप देखिए ए बिंदु पर जो तीव्रता है वो कितनी हो जाएगी, पावर, यहाँ पर जो तीव्रता है वो आई है, आई इज इक्वल टू पावर ऑफ सोर्स अपॉन 4π20 का होल स्क्वायर। तो इसकी पावर आपके पास आ गई, क्या सोर्स की पावर कितनी है, वो कितनी है, आई अपॉन पी, सॉरी आई इज इक्वल टू पी अपॉन 4π20 का होल स्क्वायर। तो पी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई इंटू 4π20 का होल स्क्वायर। तो पावर आ गई आपकी आराम से आई इंटू 4π20 का होल स्क्वायर। डन बच्चों। तो आप यहाँ आइए, यहाँ पर इस बिंदु पर तीव्रता कितनी हो जाएगी बताइए आप मुझे, क्या उतनी हो गया, चेंज हो जाएगी? तुरंत बोलेंगे सर कम हो जाएगी, तो मैं कहाँ लिखूँ इसको, मैं लिखूँगा यहीं पर लिख रहा हूँ मैं, शायद दिखाई दे रहा होगा आपको। आई डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पावर अपॉन 4π10 का होल स्क्वायर। दिखाई दे रहा है? तो अब ये देखिए, तो यहाँ पर मैं सोल्व करूँगा तो आई डैश पी कितना है मेरे पास, आई इंटू 4π20 का होल स्क्वायर अपॉन 4π10 का होल स्क्वायर। तो 4π से 4π गया, ये कितना हो गया 400, ये 100, तो आई डैश कितना आ गया मेरे पास 4i। तो यहाँ पर तीव्रता जो ए पर तीव्रता है उससे कितना गुना हो गई, 4 टाइम्स हो गई, 4 गुना हो गई। ठीक, अब देखिए आप, जो एनर्जी यहाँ से ऐसे गई वो टकरा कर क्या यहाँ पर यूँ चली गई, जो एनर्जी यहाँ पर आएगी वो टकरा कर क्या ऐसे चली जाएगी। तो आप देखिए अगर ये आर है तो ये भी आर हो जाएगा आपका, और ये आर है तो ये भी कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका आर हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पर एक एरिया आपने कंसिडर किया पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पर भी आपने एक एरिया कंसिडर किया पाई आर स्क्वायर जिसके ऊपर की एनर्जी गिर रही है। तो यहाँ पर देखिए आप सबसे पहले यहाँ पर जो एनर्जी गिर रही है तो ऊर्जा पाई आर स्क्वायर क्षेत्र में प्रति सेकंड गिरने वाली ऊर्जा। ओके प्यारे बच्चों, तो ये कितनी हो जाएगी, इंटेंसिटी कितनी है यहाँ पर 4i इंटू इसका एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर। एकदम डन, 4i इंटू पाई आर स्क्वायर। अब आप देखिए पूरी की पूरी ऊर्जा यहाँ पर गिर रही है, तो इस पाई आर स्क्वायर क्षेत्र, यहाँ भी क्षेत्र वही है, तो इस पाई आर स्क्वायर क्षेत्र में प्रति सेकंड गिरने वाली ऊर्जा कितनी हो जाएगी, वही हो जाएगी पाई आर स्क्वायर क्षेत्र में गिरने वाली ऊर्जा
कितनी हो जाएगी बच्चों, 4I इंटू पाई आर स्क्वायर। क्या वो की वही ऊर्जा पूरी की पूरी यहाँ पर गिर रही है, ठीक। तो यहाँ पर अगर नई इंटेंसिटी की बात करूँ तो गिरने वाली ऊर्जा अपॉन पर सेकंड 4, गिरने वाली ऊर्जा प्रति सेकंड अपॉन एरिया, तो 4 पाई आर स्क्वायर, तो ये हो गया। और इसका एरिया कितना हो गया बच्चों, पाई आर स्क्वायर, इससे ये चला गया, तो यहाँ पर कितनी इंटेंसिटी आएगी, 4I। तो इससे जो रिफ्लेक्ट होकर ऊर्जा आ रही है उसकी तीव्रता है 4I, और पहले से यहाँ पर I है, तो IA पर जो नेट तीव्रता हो जाएगी I प्लस 4I यानी कि 5I। कितनी हो जाएगी आपकी, 5I। तो आप बात समझ गए होंगे अच्छे से किस तरह से तीव्रता वाले क्वेश्चन हमें करने हैं। ओके, इसमें एक एग्जाम्पल और लेते हैं अपन, और क्लियर होगा मामला। मान ले वही एक स्क्रीन आपकी, थोड़ा सा आगे बना रहा हूं, वही आपका सोर्स। अब स्रोत इससे 60 सेंटीमीटर पर है, कहां पर है, और तीव्रता कितनी यहां पर, ए है। इस ए पॉइंट पर तीव्रता है I, स्रोत, और ये यहां से 30 सेंटीमीटर पर यहां पर एक स्क्रीन दी गई है। ओके, इसका फोकस एरिया मान लो आपका 20 सेंटीमीटर, दिस इज द फोकस। डन प्यारे बच्चों। यहाँ अब बताओ, इससे जो रिफ्लेक्ट होगी वो रे यहाँ जाएगी, स्क्रीन पर जाएगी, और तीव्रता कुछ टाइम्स बढ़ जाएगी। तो बताइए ए पर नई तीव्रता कितनी हो जाएगी, यही क्वेश्चन है। चलो करते हैं। सबसे पहले स्रोत की पावर निकालते हैं, तो कितनी हो जाएगी वो, पावर अपॉन यहाँ की I पता है, 4 पाई 60 का होल स्क्वायर, तो पावर कितनी होगी, I इंटू 4 पाई 60 का होल स्क्वायर। डन प्यारे बच्चों। यहाँ तो आप मुझे बताइए यहाँ पर नई तीव्रता कितनी हो जाएगी। देखो यहाँ 60 है तो यहाँ आई थी, यहाँ 30 है तो यहाँ पर वो नहीं रहेगी, कुछ चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर नई तीव्रता I डैश बराबर कितनी हो जाएगी, पावर अपॉन 4 पाई 30 का होल स्क्वायर। तो I डैश बराबर P कितना है वहाँ पर, I इंटू 4 पाई 60 इंटू 60, 4 पाई 30 इंटू 30, ये गया ये 4, तो I डैश कितना आ गया, 4 है। चलो हमारे पास तो एक चीज़ तो आ गई कि यहाँ पर जो तीव्रता आई वो कितनी आई, 4I आई। अब देखिए यहाँ से एक रे जाएगी भाई, और इसकी इमेज कहाँ बन जाएगी, सबसे पहले इमेज बनाओ। 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, 1/v माइनस 1/20 इजिकल टू, सॉरी 20 नहीं 30, ये माइनस 1/20 सोल्व करोगे ये आ जाएगा माइनस 60 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा, माइनस 60 सेंटीमीटर। कहाँ पर आ गई, 60 सेंटीमीटर पर। तो 30 ये है तो इसे पलट के जाएगा तो यहाँ पर ये 30 सेंटीमीटर और हो जाएगा यहाँ पर। ऐसे एक रे यहाँ आएगी, पलट के जाएगी तो यहाँ आ जाएगी, और ये एनर्जी यहाँ तक पहुँच जाएगी। अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर जो एनर्जी गिर रही है वो ज़्यादा एरिया में गिर रही है, और जो यहाँ पर एनर्जी गिर रही है वो कम एरिया में गिर रही है। लेकिन वो एनर्जी उतनी ही है, जितनी यहाँ पर गिरेगी उतनी ही यहाँ पर गिरेगी। यहाँ पर ज़्यादा एरिया में गिरेगी, वही एनर्जी यहाँ पर कम एरिया में पहुँच पाएगी। ठीक, ये रेडियस आपने R मान ली, तो ये भी कितनी हो गई, R। ओके बच्चों, तो यार ये रेडियस कितनी हो गई, तो ये 30 हो गया यहाँ से यहाँ तक। आप इसको x मान लो तो आप एकदम से इंटेंसिटी आई थी, x मान लिया आपने, तो आप ट्रायंगल लगा दो यहाँ पर, x अपॉन 30 इज इक्वल टू R अपॉन 60, यानी कि x इज इक्वल टू R/2। x इज इक्वल टू कितना हो गया, R/2। तो यहाँ पर जो एनर्जी, यहाँ पर जो x आ गया R/2 आ गया, तो यहाँ पर R/2 का सर्कल बन रहा होगा, और इसका एरिया कितना होगा,
पाई आर स्क्वायर बाई 4। यहाँ पर जो सर्कल बन रहा होगा इसका एरिया कितना होगा बच्चों, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो अब इस पाई आर स्क्वायर क्षेत्र में, पाई आर स्क्वायर क्षेत्र में प्रति सेकंड गिरने वाली ऊर्जा कितनी हो जाएगी, फटाफट बोलो। आई डैश इंटू पाई आर स्क्वायर 4i इंटू, आपने तुरंत बोल दिया होगा सर ये तो आसान सा काम हो गया, ठीक है। हसरतें दिल में दबाने से क्या होगा, सिर्फ एक बार होठ हिलाकर तो देखो, और सिमट आएगा आसमां आगोश में तुम्हारे, चाहत की बाहें फैलाकर तो देखो, और निगाहों से निगाहें मिलाकर तो देखो, नए लोगों से रिश्ता बनाकर तो देखो। हालांकि प्यारे बच्चों, अब हम आप नए नहीं हैं, बहुत दिनों से आपका हमारा कांटेक्ट हो चुका है। मेरा आपसे यही कहना है कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और जो हमारा बेल आइकन है प्यारे बच्चों उसको हिट करें, क्योंकि कहीं ना कहीं जो रिक्वेस्ट आप लोगों के हमें मिलती हैं कमेंट्स के माध्यम से, उसमें हम ये चाहते हैं कि जो भी आपकी रिक्वेस्ट आ रही है उनको अपडेट करें। जो टॉपिक आपके छूट गए हैं वो टॉपिक आपको कहीं ना कहीं जरूर दें, तो वो टॉपिक आपको प्रोवाइड करने के लिए आपको इन्फॉर्मेशन कैसे कहीं ना कहीं मिले, तो आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, जस्ट टू सब्सक्राइब द चैनल। ओके, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। थैंक यू। अब ये पूरी की पूरी ऊर्जा कहाँ गिरेगी, पाई आर स्क्वायर बाई 4 में। तो आप देखिए यहाँ पर मैं लिखूंगा पाई आर स्क्वायर बाई 4 में गिरने वाली प्रति सेकंड ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 4i इंटू पाई आर स्क्वायर, 4i इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर क्षेत्रफल तीव्रता कितनी हो जाएगी, नई तीव्रता होगी 4i अपॉन पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई इंटू आर स्क्वायर बाई 4। इतने ही एरिया में एनर्जी गिर रही, तो ये गया, ये गया, ये गया, ये आ गया, 16i। कितनी एनर्जी गिर रही होगी यहाँ पर, 16i। तो आप देख सकते हैं ए पर नई इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, i प्लस 16i यानी कि 17i। डन बच्चों। यार आप इस प्रकार तीव्रता वाले क्वेश्चन निकाल सकते हैं, थोड़े से बड़े होते हैं, ध्यान रखना है, बहुत क्लासिक क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं करनी है। इस प्रकार आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक बच्चों। हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रकाश का अपवर्तन। ओके, हम आज स्टार्ट कर रहे हैं प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, इसे ध्यान सुनना। जब एक किरण एक माध्यम से आते हुए दूसरे माध्यम में आती है तो यह अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाती है, इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, या इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक, एक बात तो मैंने आपको ये बताई। दूसरी बात मैं आपको ये बताता हूँ कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसका वेग में भी परिवर्तन आ जाता है, इसके वेग में भी परिवर्तन आ जाता है। c जो है प्रकाश का वेग है, वो कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये है प्रकाश का वेग, ये हम सब जानते, लिखने की जरूरत नहीं। मान लेते हैं जो v है वो माध्यम में प्रकाश का वेग, क्या ये माध्यम में प्रकाश का वेग है, माध्यम में प्रकाश का वेग है। तो इनमें क्या रिलेशन होता है, इनमें रिलेशन होता है कि n = या v = c/n, v = c/n, और n = कितना होता है आपका c/v। जहाँ पर n क्या होता है, n होता है माध्यम का अपवर्तनांक, माध्यम का अपवर्तनांक, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टर्म्स है, माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक, जैसे मान लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं अपन सिंपल सा, वाटर का। ओके, अब वाटर का अपवर्तनांक होता है आपका 4/3, होता है कांच या ग्लास
इसका अपवर्तनांक होता है 3/2। तो जैसे मान लो ये कांच की स्लेब है, ओके, ये वैक्यूम में यहाँ से एक लाइट आई और इस माध्यम में अंदर चली गई, तो यहाँ प्रकाश का वेग c है, तो यहाँ प्रकाश का वेग कितना है v। तो ये v कितना होगा, तो v निकालने के लिए कितना हो जाएगा, v इजिकल टू c/n, v इजिकल टू c कितना 3 × 10⁸ और n कितना हो गया आपका 3/2, यानी कि v इजिकल टू 2 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। तो आपने देखा कि इस प्रकार अपवर्तनांक की मदद से, ये माध्यम का गुण है, अपवर्तनांक एक माध्यम का गुण है, और इस अपवर्तनांक की हेल्प से आप लोग प्रकाश के वेग को निकाल सकते हैं। तो मैंने आपको अभी दो बताया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एवरेज है, एवरेज वाटर का अपवर्तनांक 4/3 और एवरेज ग्लास का अपवर्तनांक 3/2 होता है, ठीक है। अब इस अपवर्तनांक को लेते हुए हम लोग, प्रकाश के वेग को लेते हुए हम लोग अपवर्तन की घटना को समझने का प्रयास करेंगे। इसको समझ देखिए क्या होता है। अब मैंने अभी ये बताया अपवर्तन की घटना, प्रकाश की किरण। अब ये एयर हो गया आपका, हवा हो गया, और ये हो गया आपका माध्यम कोई भी, ओके, मतलब ये आप एयर, ये वाटर मान लो, वाटर मतलब पानी, और ये हवा, ठीक। तो मैंने ये क्यों बनाया, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि दो अलग अलग माध्यम हो और प्रकाश का अपवर्तन हो। अब जैसे यहाँ से एक किरण आई, ये मेरा अभिलंब, तो ये मेरी आपतित किरण है बच्चों। कौन सी है, आपतित किरण। ये कौन सा हो गया, आई आपतन को हो गया। जब ये प्रकाश में आएगी तो ये ऐसे मुड़ जाएगी, माध्यम में, सॉरी मैं ये पे माध्यम में आएगी तो ये ऐसे मुड़ जाएगी। ये जाना ऐसे जा रही थी, लेकिन ये अपने मार्ग से विचलित होकर इधर आ गई। ये जो एंगल है अभिलंब से, ये आर, ये अपवर्तन कोण कहलाता है। क्या कहलाता है, ये अपवर्तन कोण कहलाता है। तो मेरे ख्याल से आपको इस बात से समझ में आ गया होगा कि हाँ, कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो किरण अपवर्तित हो जाती है। ये माध्यम N1 हो गया और ये माध्यम हो गया आपका N2, ठीक है। ये हवा का अपवर्तनांक लगभग 1 होता है, और N2 जो है वाटर के लिए कितना हो जाएगा, ये 4/3 हो जाएगा। तो बहुत सी बार जो आपकी किरण है वह अभिलंब के पास में आ जाती है, और बहुत सी बार आपकी जो किरण है वो माध्यम पर डिपेंड करता है कि कौन सा माध्यम विरल माध्यम है और कौन सा माध्यम सघन माध्यम। वो दूर भी जा सकती है, वो दूर भी जा सकती है। ये आई और ये आर, मतलब कि ये जाना ऐसे जा रही थी और ये ऐसा मुड़ गई। तो ये माध्यम पे डिपेंड करता है। एक माध्यम जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा होगा वो सघन माध्यम, जिसका अपवर्तनांक कम होगा वो हो जाएगा आपका विरल माध्यम, ठीक है। जैसे एक दूसरे के रेस्पेक्ट में बात करते हैं हम लोग। दो माध्यम आपको दे दिए, एक वाटर दे दिया और एक ग्लास दे दिया। तो वाटर का अपवर्तनांक कितना हो जाएगा, 4/3 यानी कि 1.33, और आपका ग्लास कांच का अपवर्तनांक कितना हो जाएगा, 3/2 यानी कि 1.5। तो क्या मतलब हुआ इसका, बताओ इसका क्या मतलब हुआ। इसका मतलब ये हुआ किसका सघन माध्यम है, इन दोनों को चेक करो तो कौन सघन रहेगा कौन विरल रहेगा। तो ग्लास वाटर के रेस्पेक्ट में सघन माध्यम होगा, क्या होगा ये सघन, जबकि पानी कांच के रेस्पेक्ट में विरल माध्यम होगा बच्चों। क्या होगा, विरल माध्यम होगा, ओके। तो ये बात समझ में आ गई हमें कि एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कौन सघन और कौन विरल। तो यहाँ पर जैसे मैं बात करूँ एयर है, तो एयर कौन सा माध्यम होगा वाटर के रेस्पेक्ट में, विरल। तो ये माध्यम कौन सा होगा, विरल, और ये होगा आपका सघन। क्या होगा, सघन माध्यम होगा। तो इस प्रकार सघन और विरल माध्यम को देखते हुए आप कि प्रकाश की किरण पास में आएगी या दूर जाएगी, ये डिपेंड करता है
ये इस पर निर्भर करता है कि किरण विरल से सघन में आ रही है या सघन से विरल में जा रही है। ठीक, अब आप कई बच्चे कह रहे होंगे सर यहाँ पर ये कितना विचलित हो गई, ये इतना विचलित हो गई, तो डेल एंगल विचलन कोण है। ओके, इस विचलन कोण का मान कितना हो गया? कई बच्चे कह रहे होंगे आई माइनस आर हो गया। यहाँ पर देखिए विचलन कोण डेल हो गया, तो विचलन कोण का मान कितना हो गया? ये हो गया आर माइनस आई हो गया। ठीक है, एकदम से। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि विचलन कोण के जो मान हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। ठीक, अब यहाँ पर ये आपतन कोण, अपवर्तन कोण, ठीक है, इन दोनों में एक रिलेशन होता है। आपतन कोण, अपवर्तन कोण और अपवर्तनांक के बीच में रिलेशन होता है। वो रिलेशन स्नेल ने दिया है हमें। किसने दिया है हमें? स्नेल ने दिया है, क्योंकि हमें n1 पता होगा, n2 पता होगा, I1 पता होगा, R पता नहीं होगा, तो हमें R निकालना होगा। और R निकालने के लिए हमें कोई ना कोई फॉर्मूला चाहिए, तो वो फॉर्मूला दिया है हमने स्नेल ने। तो इसके बाद मैं आपको यहाँ बताऊँगा छोटी सी बात। ये बात तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होगी कि डेल इज इक्वल टू आर माइनस आई वगैरह सब कुछ क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर कौन सा, अब कौन से माध्यम से, किस माध्यम में जाएगी, दूर जाएगी या पास जाएगी, इसके ऊपर इसके आगे बात करेंगे। ओके बच्चों, तो एक बात, आई क्या हो गया आपका यहाँ पर? आपतन कोण। याद रखने लिखा रहा हूँ। आर क्या हो गया बच्चों यहाँ पर आपका? अपवर्तन कोण। ठीक बच्चों, एकदम से। और यहाँ पर डेल क्या हो गया आपका यहाँ पर? विचलन कोण। तो आपने देखा कि ये सारी चीज़ें आपके पास यहाँ पर आ गई है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब अपवर्तन के नियम। किसके नियम? अपवर्तन के नियम। जैसे परावर्तन के नियम थे, ऐसे यहाँ पर अपवर्तन के भी नियम होते हैं। अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के नियम। अब अपवर्तन के नियम, तो पहली बात तो जैसे अपवर्तन होता क्या, अभी यही बताया था। किरण ये n1, ये n2 एक माध्यम से आएगी, दूसरे माध्यम में चली जाएगी। ये I, ये R, ये N और ये N। ठीक है, तो आप ध्यान देना यहाँ पर। अपवर्तन का पहला नियम, अपवर्तन का पहला नियम, जब आपतित किरण अभिलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। डन। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा, N1, N2, I और R में संबंध होता है, उसे स्नेल का नियम कहते हैं। उसे स्नेल का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार क्या होगा? N1 sin I इज इक्वल टू N2 sin R। N1 sin I इज इक्वल टू N2 sin R। अब ये नियम कहाँ से आया, कहाँ से नहीं, अभी आपको याद रखना है। केवल क्या करना है, केवल आपको याद रखना है। कैसे याद रखेंगे? N1, जिस माध्यम में N1 है वहाँ पर I लिया गया है आपतन कोण, और जिसमें N2 है वहाँ का कोण R लिया गया है। तो N2 के साथ R है, N1 के साथ I है, तो N1 sin I इज इक्वल टू कितना हो गया आपका? N2 sin
हाँ, ये स्नेल का नियम होगा। दोनों जो है अपवर्तन के नियम है। इसी नियम से n1 sin i = n2 sin r से पूरा अपवर्तन हमें समझ में आ जाता है। पूरा का पूरा अपवर्तन हमें समझ में आ जाता है। जैसे परावर्तन का नियम क्या था, एंगल i बराबर एंगल r। तो हमने जितने भी क्वेश्चन किए उसमें हर एक में एंगल i बराबर एंगल r किया था, किसमें, परावर्तन के नियम में। और इसी प्रकार यहाँ पर ये अपवर्तन है, तो अपवर्तन के नियम में हर क्वेश्चन के अंदर अपन n1 sin i = n2 sin r लगाकर क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रयास करेंगे। ओके बच्चों, थोड़ा आगे बढ़ता हूँ मैं, सॉरी। अब देखते हैं आगे, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, एक स्नेल के नियम को थोड़ा और आगे हल्का सा बढ़ाते हैं। अभी बात हुई हमारे स्नेल के नियम के अनुसार। प्यारे बच्चों, आपको वीडियो अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ उन ज़रूरतमंद बच्चों को इसके बारे में ज़रूर इन्फॉर्मेशन दें जिनको इसकी कहीं ना कहीं आवश्यकता है। मैं जानता हूं आपका दिल बहुत अच्छा है, आप भी दूसरों के बारे में शायद उतना ही सोचते हैं जितना ये मोशन की टीम सोच रही होगी। तो प्यारे बच्चों, इसलिए इन लेक्चर्स के जो भी लिंक्स हैं वो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। विश्वास कीजिए, जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ज़्यादा आप लोगों का प्यार, स्नेह, लाइक और कमेंट्स के माध्यम से हमें प्राप्त होगा, जिससे मोशन की टीम मोटिवेटेड होगी और हम लोग दिन रात बहुत ऊर्जा के साथ प्यारे बच्चों आपके साथ काम करेंगे। ये और ये माध्यम n1, ये माध्यम ये n2, ये माध्यम बच्चों i और ये माध्यम। कुछ इंपॉर्टेंट बातें आएगी, अब ध्यान देना। काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें क्वेश्चनों में कई बार पूछी गई है, कई बार पूछी गई है। तो एक नियम तो कितना हो गया आपका, n1 sin i बराबर n2 sin r। तो यहाँ देख सकते हो sin i अपॉन sin r बराबर n2 अपॉन n1। प्यारे बच्चों, मान लेते इस माध्यम में प्रकाश का वेग v1 है और इस माध्यम प्रकाश का वेग v2 है। ओके, तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ पर, यहाँ लिख सकते हो आप n1 बराबर c अपॉन v1 और यहाँ लिख सकते हो आप n2 बराबर c अपॉन v2। तो आप जब इनको डिवाइड करोगे, क्या करोगे, इनको डिवाइड, तो n1 अपॉन n2 कितना हो जाएगा, v2 अपॉन v1, v2 अपॉन v1, और n2 अपॉन n1 कितना हो जाएगा, v1 अपॉन v2। तो आप देख सकते हैं, यू कैन राइट इट n2 अपॉन n1 बराबर v1 अपॉन v2। तो आप यहाँ लिख सकते हैं इसी नियम को आगे बढ़ाते हुए कि सर ये v1 अपॉन v2 के बराबर हो जाएगा। अब हम एक बात जानते हैं, v = f लैम्डा होता है, शायद आप लोगों को पता होगा। ओके, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी जो है कभी चेंज नहीं होगी। आपतित किरण की जो आवृत्ति है वही आवृत्ति किसकी हो जाएगी, परावर्तित किरण की हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर v1 अपॉन v2 बराबर वेवलेंथ अपॉन वेवलेंथ। डन बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका λ1 अपॉन λ2। तो sin i अपॉन sin r बराबर n2 अपॉन n1 = v1 अपॉन v2 = λ1 अपॉन λ2। इस प्रकार से पूरी इक्वेशन बन जाती है। अब जब भी आपके क्वेश्चन आएंगे तो आपको अगर ये दिया हो तब भी आप r निकाल सकते हैं, ये दिया हो तब भी आप निकाल सकते हो, और ये दिया हो तब भी आप निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है मेंस के पर्पस से, मेंस के पर्पस से। बार बार क्वेश्चन आएंगे तो कई बार बच्चे कहते हैं सर कि यहाँ पर n2 तो n2 n1 दिया ही नहीं है ना, तरंग दैर्ध्य इसकी दे दी और इसकी दे दी, मैं कैसे निकालूंगा फॉर्मूला। तो फॉर्मूला अब आपके सामने है। बस एक बात ध्यान रखना, किसी भी माध्यम के अंदर फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। फ्रीक्वेंसी केवल और केवल स्रोत पर निर्भर करती है, आवृत्ति केवल स्रोत पर निर्भर करती है, आवृत्ति बदलने वाली नहीं है। ठीक है, वेग बदल जाएगा आपका और वेवलेंथ बदल जाएगी, लेकिन आपकी आवृत्ति नहीं बदलेगी। ठीक बच्चों, आप थोड़ा और आगे चलते हैं इसके अंदर अपन। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। यहाँ पर देखते हैं हम लोग कि क्या होता है। अब इसमें अपन आगे से छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं अपवर्तन के अंदर। और एक छोटी सी बात और करना चाहता हूँ मैं यहाँ पर कि ये किरण ऐसे आई
और ये चले। ओके, ये एंगल आई और ये एंगल, ये N1 और ये N2। तो मैं यहाँ पर एक बात करूँगा आप लोगों से, उस बात का जवाब आप मुझे अच्छे से देना। N1 साइन आई बराबर N2 साइन आर। N1 साइन आई बराबर N2 साइन आर। अब ध्यान देना, आप मुझे आर निकालना है। व्हाट इज साइन आई? साइन आर बराबर कितना हो जाएगा? N1 अपॉन N2 साइन आई। ठीक है, अब बच्चों ध्यान देना मेरी बात के ऊपर। यहाँ पर आई तो कांस्टेंट है, ठीक। अब मैं यह बात करता हूँ, इफ यदि आपका N1 जो है N2 से बड़ा है, N1 क्या है? N2 से बड़ा है, इसका मतलब N1 कौन सा माध्यम हो गया आपका? सघन। N2 कितना हो गया आपका? विरल। ओके, मतलब किरण कहाँ से आ रही है? सघन माध्यम से विरल माध्यम में आएगी, तो R इज ग्रेटर देन I हो जाएगा। अपवर्तनांक कोण इससे बड़ा हो जाएगा, किससे? आपतित कोण से अपवर्तन कोण ज़्यादा हो जाएगा। और किरण क्या होगी? किरण अभिलंब से दूर चली जाएगी। ओके, और यदि मैं इसको उल्टा कर दूं, कैसे? कि यदि N1 इज लेस देन N2, मतलब ये विरल हो गया और ये आपका सघन हो गया, तो क्या होगा? R इज लेस देन I। इसका मतलब किरण अभिलंब के पास आ जाएगी। डन एकदम से यार, किरण अभिलंब के पास आ जाएगी। तो ये दो बातें आपको याद रखनी है कि किस माध्यम से किस माध्यम में किरण जाएगी। तो वो भी हमने स्नेल्स के नियम से आया है, लेकिन बार बार हम ये नहीं करेंगे, हम इसे याद रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब इसमें अपन और। तो तुरंत बताइए, मान लेते हैं ये विरल है, ये सघन है, तो बताओ क्या होगा? किरण पास जाएगी या दूर जाएगी? दूर आएगी सर, किरण अभिलंब के पास आ जाएगी। और यहाँ पर ये आपका सघन है और ये विरल है, तो क्या होगा बताओ? अभिलंब से दूर चली जाएगी। ये एंगल आई, ये एंगल देख लिया आप लोगों ने, ये विरल है तो ये अभिलंब से दूर चली जाएगी। इस प्रकार आप देख सकते हैं आराम से कि सघन से विरल और विरल सघन जाने पर R का मान I के मान से यहाँ पर कम है, जबकि यहाँ पर R का मान I के मान से ज़्यादा है। ठीक है, तो ये याद रखने को आगे बढ़ जाते हैं अपन। अब एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लेते हैं n बराबर 1, n इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये 2/√3। ऐसे ही एंगल ले रहा हूँ, कुछ डेटा निकल के आ जाए। ये एंगल आई, तो बताओ एंगल R कितना आएगा? ये हो गया एंगल R। तो 1 साइन I इक्वल टू 2/√3 साइन R। I एंगल कितना लिया आप लोगों ने? यहाँ पर एंगल I ले लो आप 30 डिग्री। कितना ले लिया आपने? 30। तो साइन I कितना हो जाएगा? साइन 30 1/2 साइन 30 इक्वल टू 2/√3 साइन R। साइन 30 कितना हो गया? 1/2 2/√3 साइन R। फिर भी वैल्यू सही नहीं आई हमारे पास, कोई बात नहीं, हमें तो ठीक है, हमें निकालना आना चाहिए बस। R बराबर कितना हो गया आपका? ये हो गया √3/4, यानी कि R इक्वल टू साइन इनवर्स √3/4 हो गया।
ओके बच्चों, यहाँ एकदम आसान सी बात है। मतलब ये एग्जांपल मैं ऐसे लेता हूँ जल्दी से आंसर निकलता आपका। ये एंगल आपने 30 ले लिया, ये एन बराबर 1 ले लिया, ये एन इक्वल टू √3 ले लिया, तो वो आपसे r पूछेगा तो आप कैसे निकालोगे? 1 sin 30 बराबर √3 sin r होगा, sin 30 हो गया 1/3, 1/2 ये हो गया √3 sin r, तो कितना हो गया आपका? साइन r बराबर 1/2√3, r बराबर साइन इनवर्स 1/2√3। इस प्रकार आप आराम से आंसर निकाल सकते हैं। तो ये आपका अपवर्तन कोण स्नेल के नियम से आप निकाल सकते हैं। अब इसमें अपन धीरे से आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के अपन इसमें प्रैक्टिस करते हैं कि ये अपवर्तन कहाँ कहाँ पर किस किस तरह से काम में आएगा हमारे। नेक्स्ट पॉइंट, मान लो एक क्वेश्चन देता हूँ, बहुत सारी स्लेब आपकी, ये 1 2 और ये 3 मीडियम बहुत है, ऐसे 3 मीडियम है, तीनों पैरेलल मीडियम में ध्यान रखना। ये मीडियम N1, ये मीडियम N2, ये मीडियम N3, ये मीडियम एयर था और ये मीडियम भी क्या है? ओके, मतलब ये दोनों मीडियम सेम। चाहो तो आप इन्हें इसको N दे दो और इसको भी क्या दे दो? N दे दो। तो क्या होगा बच्चों, जब एक किरण यहाँ पर आएगी, अपवर्तित होगी, ऐसे जाएगी, फिर अपवर्तित होगी, फिर ऐसे जाएगी, फिर अपवर्तित होगी, फिर ऐसे जाएगी और फिर अपवर्तित होकर ऐसे निकल जाएगी। ये एंगल आई है, ये एंगल कितना हो जाएगा आपका? R1, तो ये भी कितना? R1, तो ये कितना? R2, ये कितना? R2, ये कितना? R3, ये कितना? R3, तो ये कितना हो गया आपका? R4। ओके, तो यहाँ क्या लिखेंगे इसके लिए आप? n sin I इज इक्वल टू यहाँ पर N1 sin R1। ओके, अगला क्या लिखेंगे बताइए? N1 sin R1 बराबर N2 sin R2, N2 sin R2 बराबर N3 sin R3, N3 sin R3 बराबर N sin R4। मज़ा आ गया। देखिए अब आप हर एक मीडियम के लिए मैंने इसे लिख दिया, ये इसके बराबर है। क्यों है? क्योंकि ये इसके बराबर, और जब ये इसके बराबर तो ये इसके बराबर, तो फिर ये इसके बराबर, तो और जब ये इसके बराबर, सब आपस में बराबर, तो ये भी इसके बराबर हो जाएगा। तो आपको दिखाई दे रहा होगा क्या? n sin I बराबर n sin R4, इससे ये कट जाएगा, I इक्वल टू कितना हो जाएगा? R4। इसका मतलब आपतित किरण और पारगमित किरण जो बाहर निकल चुकी है, यहाँ तक आ चुकी है, ये वाली किरण दोनों समानांतर रहेगी, दोनों समानांतर रहेगी। एकदम क्लियर। कब रहेगी? जब अंदर कितने ही मीडियम हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है हम लोगों को। हमें किस बात का फ़र्क पड़ेगा कि ये वाला मीडियम और लास्ट वाला मीडियम अलग अलग है या सेम है। ओके, यदि अलग अलग होगा तो I इक्वल टू R4 नहीं आएगा, लेकिन अभी मैंने यहाँ पर सेम लिया है तो I इक्वल टू कितना हो गया? R4 आ गया। ये वाला भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, तो आप आराम से इसे कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि ये वाली किरण और ये वाली किरण क्या हो जाएगी? समानांतर हो जाएगी। ओके, इसे मैं 1 दे दूँ, इसे मैं 2 दे दूँ, तो किरण 1 और 2 किरण 1 और 2 आपस में समानांतर हो जाती है। एकदम बच्चों याद रखने वाली बात है, इसे याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। बस अब इसी टाइप से क्वेश्चन चलते रहेंगे, इसके अंदर कोई नई बातें नहीं आती, बस अपवर्तन आपने सीख लिया है और इसी का फायदा हमें उठाना है। N1 sin I बराबर N2 sin I। जैसे मान लो ये ऐसे होता, ये N1 मीडियम, ये N2 मीडियम, ये N3 मीडियम, ये N4 मीडियम। ऐसे अंदर भले बहुत सारे मीडियम हो, तो आप जानते हो कि ये एक रे आई, यहाँ चली गई, फिर यहाँ चली गई, फिर ये बाहर आ गई, ये आई,
ये R1, ये R1, ये R2, ये R2 और ये R3। ठीक है, तो क्या लिखेंगे आप वापस यहाँ पर N1 साइन I बराबर N2 साइन R1। यहाँ क्या लिखेंगे N2 साइन R1 बराबर N3 साइन R2। यहाँ क्या लिखेंगे N3 साइन R2 बराबर N4 साइन R4। क्लियर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो आप देख सकते हैं कितना आ गया N1 साइन I बराबर N4 साइन R4। मेरे कहने का मतलब ये है कि डायरेक्ट में इस वाले और इस वाले मीडियम को भी ले लेता तो भी मेरे पास ये R2 है, लिखने में जल्दबाजी हो गई, ये यहाँ पर R3 और बच्चों यहाँ पर ये R3, तब भी मेरा आंसर आ जाता। लेकिन आप एक बात ध्यान रखना यहाँ पर, अगर डायरेक्ट आप ये और ये मीडियम लेंगे तो R3 एंगल तो आ जाएगा, लेकिन शिफ्टिंग नहीं आएगी, क्योंकि जो शिफ्ट हो रहा है वो दो बार, पहले यहाँ शिफ्ट हुई रे, फिर रे इधर शिफ्ट हुई। ओके, तो आप ध्यान रखना इस बार, ये शिफ्टिंग होती जाती, जितनी ज़्यादा पढ़ते होगी उतनी ज़्यादा शिफ्टिंग होती चली जाएगी। ओके, अच्छा, ये शिफ्टिंग भी डिपेंड करेगी कि डेंसर से रेयर में आ रहे हैं, मतलब सघन से विरल में आ रही है, विरल से सघन में आ रही है। ओके, यदि विरल से सघन में आएगी तो दूर जाएगी और सघन से विरल में आएगी तो पास जाएगी। तो इन बातों का भी आप ध्यान रखें थोड़ा सा। तो मैंने कुछ बातें बताई आपको यहाँ पर, तो इनको हटाया जा सकता है और डायरेक्ट N1 और N4 को लिया जा सकता है। डन। ओके, नेक्स्ट अगला पॉइंट, मान लो मैं स्पेरिकल कोई मीडियम ले लूँ इस प्रकार से, ये मीडियम √3 है, मतलब ग्लास है या जो भी है, n बराबर √3 वाला मीडियम है, यहाँ से आपतित किरण 60 डिग्री के। ओके, गई। अब आप देखेंगे सर ये यहाँ से यहाँ निकल जाएगी, सेम मीडियम में क्या समानांतर हो जाएगी? देखते हैं, ये यहाँ से यहाँ गई, ये एंगल आ गया आपका, ये कितना हो गया n बराबर 1, कितना हो गया 1 साइन 60 बराबर √3 साइन R, साइन 60 कितना हो गया √3 बराबर √3 साइन R। सोल्व किया आपने, R बराबर कितना आ गया आपका 30 डिग्री, तो ये कितना आ गया आपका यहाँ पर 30 डिग्री, एकदम करेक्ट। ये आपका सेंटर O है और ये आपका अभिलंब है, ये 30, ये भी कितना हो जाएगा 30, ये कहीं ऐसे निकल जाएगी बाहर। ये अभिलंब है ये अभिलंब, अभिलंब कहाँ से निकलेगा बता चुका हूँ पहले मैं, हमेशा स्पेयर में से अभिलंब सेंटर से निकल चुका है। तो ये एंगल E मान लेते हैं, तो क्या लिखोगे अंदर √3 साइन 30 बराबर 1 साइन E, साइन 1/√3 बराबर साइन E इजिकल टू कितना आ गया आपका 60 डिग्री। एकदम क्लियर बात। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इन दोनों में जो विचलन कोण है, इसमें और इसमें जो विचलन कोण आएगा वो 180 डिग्री नहीं आएगा, ये इसके समानांतर नहीं है। तो जब समानांतर, जो पहले मैंने कहा था समानांतर कब निकलेगी, जब आपका सरफेस क्या हो बच्चों, समानांतर हो, तभी ये समानांतर निकलेगी। अगर स्फेरिकल सरफेस है तो फिर आपकी जो आपतित किरण और जो पारगमित किरण है और ये अपवर्तित किरण है, तो आपतित किरण और पारगमित जो किरण है वो दोनों समानांतर नहीं होगी। ओके, ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो रही होगी मेरे ख्याल से, आगे बढ़ा जाए। प्यारे बच्चों, अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं और मैं आपसे कहता हूं कि आपको लग रहा है कि ये टॉपिक भी सर से ही पढ़ना है और आप उसके लिए कोई आपकी क्यूरी है या कोई भी आपका किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, तो आप इस टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर है 18002121 1800212799 1821 799 18002121 799।